हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया है एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में हमने क्या बताया था कि किसी एटम्स या ग्रुप्स का एडिशन होगा सबस्ट्रेट में, तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और रिएक्शन के दरमियान पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा था सिग्मा में, मतलब मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड से बदल जा रहा था सैचुरेटेड फॉर्म। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने क्या बताया, एडिशन का जस्ट उल्टा, कि इसमें एटम्स या ग्रुप्स का रिमूवल होगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, तब जाकर के प्रोडक्ट का निर्माण होगा। और इस दरमियान सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड में, मतलब मॉलिक्यूल सैचुरेटेड से बन जाएगा अनसैचुरेटेड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें एडिशन एलिमिनेशन दोनों होगा। और एडिशन एलिमिनेशन दोनों मतलब सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट, कि एक एटम हटे और उसके जगह पे कोई दूसरा एटम जाकर के जुड़ जाए, तो वही कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस दरमियान क्या होगा कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में कोई चेंजिंग जनरली नहीं होता है। जैसे एडिशन में हमने बताया कि पाई बदल जाएगा सिग्मा में, एलिमिनेशन में बताया कि सिग्मा बदल जाएगा पाई में। सब्स्टिट्यूशन में वैसा कोई केस नहीं होता है। इसमें सिंपली केवल ग्रुप का रिप्लेसमेंट होता है किसी दूसरे या मोर रिएक्टिव ग्रुप के द्वारा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि यदि ऐसा कोई ग्रुप यहाँ X लगा हुआ है, सबस्ट्रेट है, और इसका रिप्लेसमेंट हम लोग कर रहे हैं Y से, तो इसका प्रोडक्ट कुछ बन जाएगा ऐसा Y प्लस X, इस तरह से। तो यहाँ जो Y हम लोग कर रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे रिएजेंट, और ये जो X यहाँ बाहर हुआ ये कहलाएगा लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप। और ई जो होगा हम लोग का प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में कोई अंतर नहीं है, जैसा अरेंजमेंट यहाँ है मॉलिक्यूल का वैसा ही यहाँ है, बस अंतर हुआ कि X को रिप्लेस कर दिया Y और प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। तो जब किसी रिएक्शन में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का रिप्लेसमेंट किसी दूसरे एटम या ग्रुप के द्वारा हो विदाउट चेंजिंग एनी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, तो इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब चूंकि रिप्लेसमेंट यहाँ कोई रिएजेंट के द्वारा हो रहा है, और रिएजेंट के बारे में हमने पढ़ा है नेगेटिव चार्ज वाला रिएजेंट हो तो न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चार्ज वाला रिएजेंट हो इलेक्ट्रोफाइल, और यदि न्यूट्रल रिएजेंट हो उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो फ्री रेडिकल। तो अब वह डिपेंड करता है कि रिएजेंट क्या है। रिएजेंट यदि न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो रिएक्शन कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और रिएजेंट यदि फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, तो रिएक्शन कहलाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां डिपेंड करता है कि किस रिएजेंट के द्वारा रिप्लेसमेंट हो रहा है, उसके आधार पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आगे क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में इसको हम लोग NHR लिखते हैं। अभी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, यह एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कंपाउंड्स के लिए होता है। एलिफेटिक और एरोमेटिक मतलब ओपेन चेन कंपाउंड हो सकते हैं या फिर एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड मेनली जो हम लोग डिस्कस करते हैं बेंजीन के बारे में, तो दोनों केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ज्यादा फैमिलियर हम लोग को होना है एलिफेटिक कंपाउंड से। तो एलिफेटिक कंपाउंड में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जनरली दो टाइप का होता है। पहला जो है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट में इसको लिखा जाता है, इतना के बदले शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं SN1 रिएक्शन। इसको SN1 रिएक्शन बोलेंगे। ध्यान दें नोटेशन का कि S और N दोनों कैपिटल लेटर्स हैं, और N जो है S का सबस्क्रिप्ट है, मतलब बेस में लिखना है, और 1 को फिर जो है N का पावर में या फिर S के सामने SN1 रिएक्शन ऐसे पढ़ेंगे। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां से यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है SN1 रिएक्शन? तो अभी जो हमने डिस्कस किया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में
सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का कोई एटम या ग्रुप रिएजेंट के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, तब जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यूनिमॉलिक्यूलर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन का रेट है वह निर्भर करता है केवल सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल पे। रिएजेंट जो हमने लेकर के रखा है न्यूक्लियोफाइल, उसके कंसंट्रेशन पे रेट निर्भर नहीं करता है। सपोज कोई रिएक्शन हम लोग लिखें RH अल्काइल हैलाइड और इसका रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से करवाएं, Nu माइनस वाले को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा RNu प्लस H माइनस। ऐसा Nu यहां हुआ न्यूक्लियोफाइल, ये हुआ हम लोग का सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और X माइनस को बोलेंगे लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, या इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफ्यूज। ऐसा अटैकिंग ग्रुप हो तो न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप हो तो न्यूक्लियोफ्यूज। और ध्यान रहे कि न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफ्यूज दोनों जो है जनरली नेगेटिव चार्ज पर स्विच होता है। न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव चार्ज है, लीविंग ग्रुप पर भी नेगेटिव चार्ज है। ऐसा तो अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि इसमें जो रिएक्टेंट साइड है इसमें दो पोर्शन है, अल्काइल हैलाइड जिसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल जिसको बोलेंगे रिएजेंट। अब होता क्या है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स जो हम लोग एक चैप्टर पढ़ना है क्लास 12 में, वहां डिटेल से जानेंगे। अभी केवल हम लोग को इतना बात याद रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट करने का मतलब कि वह रिएक्शन कितना जल्दी प्रोसीड होगा या कितना धीरे धीरे प्रोसीड होगा, या फिर उसका रेट किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, या फिर कितना जल्दी रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदलेगा, सब कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो जनरली किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है ना वह निर्भर करता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। अब चूंकि रिएक्टेंट में यहाँ दो चीज है, अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इन दोनों के कंसंट्रेशन पे इस रिएक्शन का रेट निर्भर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। SN1 रिएक्शन में ये जो 1 लगा हुआ है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि इसका रेट जो है केवल एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, केवल अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट पे। न्यूक्लियोफाइल पे इसका कंसंट्रेशन निर्भर नहीं करता। मतलब यदि इस रिएक्शन का हम लोग रेट लिखें तो रेट बराबर k, स्मॉल k कांस्टेंट दिया जाता है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ RH। ऐसा न्यूक्लियोफाइल यहां नहीं लिखना है, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन नहीं होता। RH का पावर यहां हम लोग देते हैं 1, और जो पावर 1 है वही कहलाता है रिएक्शन का ऑर्डर, तो ऑर्डर बराबर 1। ऐसे so SN1 reaction means those nucleophilic substitution reactions whose rate depend on the concentration of only substrate means alkyl halide and not upon the concentration of nucleophile, and the order of such reaction is 1, and therefore SN1 reaction follows first order kinetics। कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें रेट केवल अल्काइल हैलाइड मतलब सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे नहीं। और इसका ये जो पावर यहां आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, या स्क्वायर ब्रैकेट बतलाता है कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलालिटी वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में डिस्कस करता है, या स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसा अब यदि हम लोग यहां से एक ग्राफ प्लॉट करें, ऐसा इधर है रेट और यहां हम लोग लेते हैं सपोज कंसंट्रेशन ऑफ RH। ऐसा तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहां जो है एक इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ऐसा ग्राफ आने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया अभी कि RH का कंसंट्रेशन इतना है तो रेट यहाँ के बराबर है। अब RH का कंसंट्रेशन बढ़ा करके हम लोग कर दे इतना, ऐसा तो रेट भी इंक्रीज कर जा रहा है इस तरह से। तो जैसे जैसे RH का कंसंट्रेशन बढ़ा रेट भी इंक्रीज कर गया, इसका मतलब कि जो रेट है SN1 रिएक्शन का वह इस RH मतलब सबस्ट्रेट मतलब अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन सेम ग्राफ यदि हम लोग प्लॉट करें ऐसा रेट और यहां ले लें कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ऐसा तो ऐसा करने के बाद यहां एक ऐसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन जो कि न्यूक्लियोफाइल वाले एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन आप बढ़ा दो चाहे घटा दो फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन का रेट जो है कांस्टेंट है। तो वह ग्राफ बता रहा है कि न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर जो है SN1 रिएक्शन का रेट निर्भर नहीं करता है, बल्कि SN1 रिएक्शन का रेट निर्भर करता है केवल अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है और इस सपोर्ट करता है कि SN1 रिएक्शन सच में रेट डिपेंड
करेगा केवल किस पर, अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन पर। अब जो है हम लोग बात करें एक एग्जांपल की, SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन का जो है एक कॉमन एग्जांपल है अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या सिंपल हाइड्रोलाइसिस भी करेंगे फिर भी होगा। पहले यहां वर्ड का मतलब जानिए, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऐसा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस वन इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस मतलब एक्वस KOH, ऐसा एक्वस यहां बता रहा है वाटर, वाटर मींस हाइड्रोलाइसिस, वाटर के साथ रिएक्शन करवा करके यदि बॉन्ड को तोड़ा जाए तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब होता है तोड़ना। तो वाटर के साथ रिएक्शन करवा करके यदि बॉन्ड को तोड़ा जा रहा हो तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। एंड हियर अल्कलाइन मींस अल्कली, सो अल्कली मींस ग्रुप 1 का जो मेटल हाइड्रोक्साइड होता है KOH, NaOH, CgF हाइड्रोक्साइड, लिबिडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी को हम लोग बोलते हैं अल्कली। तो अल्कली डिसॉल्व है वाटर में, इसलिए अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, Br रिप्लेस हो जाएगा OH के द्वारा और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा CH3 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 OH प्लस KBr, ऐसा प्रोडक्ट बन गया। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। या फिर यदि यह रिएक्शन हम लोग एक्वस KOH ना लेकर के सिंपली यदि केवल वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, मतलब यही रिएक्शन यदि इस तरह से हम लोग लिखें फिर भी सेम प्रोडक्ट आएगा, Br प्लस H2O, वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवा दें हीट ट्रांसफर से, तो यहां भी हम लोग को सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। अल्कली ना भी मिलाएं, हाइड्रोक्साइड वगैरह तो चलेगा, प्लस HBr, ऐसा दोनों केस में जो है प्रोडक्ट सेम है। अब यदि हम लोग इस रिएक्शन के रेट की बात करें तो रेट यदि इसका हम लोग कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर दो चीज है, इतना को हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट ही कराएगा न्यूक्लियोफाइल, वैसे ही कराएगा सबस्ट्रेट ही कराएगा न्यूक्लियोफाइल। अभी हमने बताया कि SN1 रिएक्शन का रेट केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे नहीं। तो यदि इसका रेट इक्वेशन लिखेंगे तो K और ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल CH3CBr का पावर 1, इसका ऑर्डर हम लोग लिखेंगे, यहाँ जो पावर आता है उसी को हम ऑर्डर। ये पावर यहाँ कैसे आता है ये एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है, इसके बारे में हम लोग नॉलेज नहीं रख सकते हैं, इसलिए पावर के बारे में नहीं सोचना है, एक्सपेरिमेंटली आता है, वही पावर को हम यहाँ केवल लिख देते हैं ऑर्डर के रूप में। तो यह जो एक एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड का जो हाइड्रोलाइसिस है, चाहे डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस या फिर अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, और बहुत ही कॉमन एग्जांपल है SN1 रिएक्शन का। अब बात करेंगे इस SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में हम लोग, क्या कि SN1 रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है, आखिर कैसे Br यहां से हट करके OH ग्रुप यहां इंसर्ट हुआ। तो मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है कि जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमने लेकर के रखा है, ऐसा यहां जो है हम लोग लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, तो पोलर मतलब जिसका डायपोल मोमेंट हो, प्रोटिक मतलब जो H+ आयन दे सके, जैसे वाटर पोलर है H+ आयन भी देता है, अल्कोहल पोलर है H+ आयन भी देता है, तो यहां हम लिखते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब वाटर। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है ना, इसका आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन मतलब कार्बन और ब्रोमीन में जो है ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन
ये दोनों लेगा ब्रोमीन, और ऐसा करने के बाद इसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन, ऐसा प्लस Br माइनस। So this bromide ion is called nucleophuse and this one is tertiary butyl carbocation. Tertiary butyl carbocation. अब एक चीज यहां जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व करने वाला चीज क्या है कि इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, अगल बगल 4 बॉन्ड है सिग्मा। अब यहां देखेंगे कि इसके अगल बगल 3 ही बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, हाइब्रिडाइजेशन जो है चेंज कर दिया। दूसरा बात जो इसमें ऑब्जर्व करने लायक है वो क्या है कि शुरू में हम लोग देख रहे हैं कि इस पूरे स्पीशीज में कहीं कोई वैसा चार्ज नहीं है, लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक कर गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑब्वियसली जो चार्जेबल स्पीशीज होते हैं नॉन चार्जेबल स्पीशीज से कम स्टेबल होते हैं, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के तुलना में टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कम होगा। कहने का मतलब कि बॉन्ड टूटने के बाद जो है एक लेस स्टेबल स्पीशीज का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह जो स्टेप होगा स्लो होगा। स्लो होगा कहने का मतलब कि बॉन्ड आसानी से जो है ब्रेक नहीं करेगा। और केमिकल काइनेटिक्स में एक रूल है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब उसी स्टेप के आधार पे रिएक्शन का रेट पता किया जाता है। अब इस स्लो स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट के साइड में केवल एक ही स्पीशीज है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है, इसीलिए SN1 रिएक्शन का रेट केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड पे, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं। यदि कोई पूछे कि SN1 रिएक्शन का रेट जो है वह केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड क्यों करता है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में जो स्लो स्टेप है उसमें केवल अल्काइल हैलाइड ही इन्वॉल्व है, रिएक्टेंट एक सिंगल अल्काइल हैलाइड है, इसलिए रेट केवल इसी पे डिपेंड करता है। तो यहां से यदि इसका रेट लिखे तो वही चीज आ जाएगा, रेट बराबर K CH3 का होल 3C Br का पावर 1, ऐसा। तो रेट को इसी पे डिपेंड किया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम लोग यदि देखें स्टेप 2, तो यहां जो कार्बोकेटायन बना हुआ है ऐसा CH3 और प्लस, चूंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp2 का हाइब्रिडाइजेशन में शेप जो है होता है ट्रायंगल प्लानर, तो उसी फॉर्म का हमने बनाया है। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2, तो sp2 मतलब p का 2 ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल तो p का बचा हुआ है। कार्बोकेटायन का शेप हमने डिस्कस किया पहले, तो एक एम्प्टी p ऑर्बिटल ऐसा, दिस इज 2pz ऑर्बिटल इस तरह से, और यहां जो एक प्लानर शेप हुआ इसका कार्बोकेटायन का, एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड XY प्लेन, और यहां ये जो एंगल होगा ऑब्वियसली 120 डिग्री ऐसा, ट्राइगोनल प्लानर शेप, ट्राइगोनल प्लानर। अब यहां अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल अभी तो दो एग्जांपल दिया था, एक डायरेक्ट वाटर और दूसरा एग्जांपल KOH का, दोनों में से किसी को भी कंसीडर किया जा सकता है। सपोज यदि KOH का इस्तेमाल करें, KOH, तो KOH जब वाटर में डिसॉल्व रहेगा कितना हुआ रहेगा K प्लस OH माइनस में, इस K प्लस को कंसीडर नहीं करना है, OH माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल ऐसा। OH माइनस में जो है ऑक्सीजन के पास यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको कार्बन को और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो बात सही है, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह भी तो होना चाहिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए p ऑर्बिटल खाली है, और ये जो p ऑर्बिटल खाली है इसमें दो लोग हैं, मतलब ऐसे इसको हम लोग समझ सकते हैं, पहले भी डिस्कस किया है मैंने कि E है प्लानर कार्बोकेटायन और E सपोज खाली ऑर्बिटल, तो E जो प्लेन है ना, तो प्लेन के ऊपर साइड में भी लोब खाली है, नीचे भी खाली है। अब इधर से जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देगा ऑब्वियसली ऐसे अबव द प्लेन भी दे सकता है और ऐसे बिलो द प्लेन भी दे सकता है, और दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, बराबर 50% चांस है कि इलेक्ट्रॉन इधर से दे और 50% चांस है कि इलेक्ट्रॉन इधर से दे, दोनों तरफ से जो है इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ OH माइनस जो इलेक्ट्रॉन देगा ऐसा ऊपर से भी दे सकता है इस लोग में, और ऐसे नीचे से भी दे सकता है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा हम लोग का 2-2 बनेगा और स्टेप फास्ट होता है,
CH3 C CH3 CH3 OH प्लस ऐसा CH3 CH3 CH3, इस तरह दो दो प्रोडक्ट बनेगा। एक में OH ग्रुप ऐसा राइट साइड मिल जाएगा, दूसरे में OH ग्रुप लेफ्ट साइड मिल जाएगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन वो राइट साइड है, और जब प्रोडक्ट बना तो जो न्यूक्लियोफाइल था OH माइनस वो भी राइट साइड जुड़ा, मतलब ये दोनों का एलिमेंट एक ही जैसा है। और हमने डिस्कस किया है कि यदि प्रोडक्ट का एलिमेंट रिएक्टेंट के जैसा हो, आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो बोलते हैं कि ऐसे रिएक्शन में हुआ है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यदि प्रोडक्ट का एलिमेंट रिएक्टेंट के अपोजिट हो, जैसे यहाँ प्रोडक्ट में Br राइट साइड है, यहाँ OH लेफ्ट साइड आ गया, उलट गया, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इसमें हुआ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ हुआ है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा मतलब SN1 रिएक्शन में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है, और जब ये दोनों चीज एक साथ हो तो बोलते हैं उसको रेसिमाइजेशन। इस टाइप के जो दो कंपाउंड है एक दूसरे का इनैनियोमर्स होंगे जब यह कोई कायरल सेंटर रहेगा, मतलब यहाँ जब कोई अलग अलग अल्काइल ग्रुप रहेगा तब एक कायरल सेंटर बन जाएगा, और इस केस में दोनों एक दूसरे का इनैनियोमर्स कहलाएंगे, और दो इनैनियोमर्स का जो मिक्सचर होता है उसको लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोलते हैं प्रोसेस को। मतलब SN1 रिएक्शन में क्या हुआ कि सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, स्टेप स्लो था, इसके रेट इसी पे डिपेंड किया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो प्लेनर कार्बोकेटायन है इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन देता है, और वो किसी भी साइड से ले सकता है, आइदर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, और इस केस में इसमें दो दो प्रोडक्ट बन जाएगा, एक रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और ये दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। SN1 रिएक्शन में जो है कभी भी सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ऐसे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है इस केस में। तो ये था SN1 रिएक्शन का डिस्कशन। अब यदि इस रिएक्शन के एनर्जी प्रोफाइल की बात करें हम लोग, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का, तो कैसे है, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका अभी हम लोग शो करें SN1 रिएक्शन का। तो यहां हम लोग लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और यहां हम लोग लेने एनर्जी, नीचे से ऊपर एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। तो इस तरह से इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ऐसा इसमें से कौन क्या है, तो यह जो पोजीशन है वह रिप्रेजेंट करता है इस सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल को स्टार्टिंग के लिए। मतलब यहां हम लोग का होगा कि टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऐसा, और न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। ये जो है ट्रांजिशन स्टेट, TS हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट को, और यहां होगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, ये जो बना था कार्बोकेटायन CH3 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 प्लस कार्बोकेटायन, और फिर यहां होगा ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 2, और यहां जाकर के होगा प्रोडक्ट जो अल्कोहल बना है। इस तरह से मतलब समझना क्या है कि रिएक्टेंट का एनर्जी जो है अब इस पोजीशन पे है, लेकिन जब रिएक्शन प्रोसीड किया तो जो पहला ट्रांजिशन स्टेट बना इसका एनर्जी मैक्सिमम है, फिर जब इंटरमीडिएट बना तो एनर्जी थोड़ा डिक्रीज किया, फिर जब सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट बना तो एनर्जी इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, एंड फाइनली एनर्जी डिक्रीज करते करते जब मिनिमम हो गया तब जाकर के इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। अभी ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या अंतर है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, वह कोई एक पार्टिकुलर केमिकल स्पीशीज हो सकता है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट वैसा नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट को ना तो आइसोलेट कर सकते हैं ना डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट होता क्या है, तो ट्रांजिशन स्टेट जो है, ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। मतलब जब कभी भी कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है, तो शुरू में जो है एनर्जी इंक्रीज करता है, एनर्जी इंक्रीज करते करते जब मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है तो उस मैक्सिमम एनर्जी वाले स्टेट को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट।
तो ट्रांजिशन स्टेट जो है उसका एनर्जी हमेशा रिएक्शन इंटरमीडिएट से अधिक होगा। अभी ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनता है, तो यहाँ जो हमने दो स्टेप बताया कि पहला बार में बॉन्ड टूटा, दूसरे बार में बॉन्ड बना। तो जो पहला ट्रांजिशन स्टेट बना है कि बॉन्ड टूटने के लिए बना है, जो बॉन्ड टूट रहा है वो पहला ट्रांजिशन स्टेट शो कर रहा है कि बॉन्ड टूटने के दरमियान इसका एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर जब ये दूसरा ट्रांजिशन स्टेट हम लोग यहाँ दिखाए हैं, ये दूसरा ट्रांजिशन स्टेट है ये बॉन्ड फॉर्मेशन का है। तो पहला ट्रांजिशन स्टेट बॉन्ड ब्रेकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बॉन्ड फॉर्मेशन को। और बॉन्ड ब्रेकिंग का ट्रांजिशन स्टेट जो है उसका एनर्जी ज्यादा है बॉन्ड फॉर्मेशन के तुलना में, और ये दोनों ट्रांजिशन स्टेट से एनर्जी कम है रिएक्शन इंटरमीडिएट का, और सबसे कम एनर्जी हुआ प्रोडक्ट का, इसलिए जो इसका स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगा। एनर्जी जिसका जितना कम उतना ज्यादा स्टेबल, या फिर उल्टा बोले कि एनर्जी जिसका जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उसका उतना ही कम। तो SN1 रिएक्शन को एक बार शॉर्ट में फिर से हम रिवाइज करते हैं कि SN1 रिएक्शन मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस टाइप का रिएक्शन जो होता है उसका रेट केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे नहीं। यह रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, मतलब इसका ऑर्डर जो है 1 आता है। मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्शन दो स्टेप में होता है। सबसे पहले बॉन्ड टूट करके कार्बोकेटायन बनता है, और ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वह पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकेटायन बना है उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है दोनों तरफ से, और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग रेसिमाइजेशन बोलेंगे, मतलब इसमें दोनों रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा। अब यदि हम लोग बात करें कि इस रिएक्शन का रेट जो है निर्भर किस पर करेगा, तो जनरली किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वह डिपेंड करता है रिएक्शन इंटरमीडिएट पे, कि उसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है उसका स्टेबिलिटी पे। तो SN1 रिएक्शन में जो अभी हमने देखा कि इस केस में जो इंटरमीडिएट बनता है वह कार्बोकेटायन होता है। तो ऑब्वियसली SN1 रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर। अभी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कैसे वैरी करता है इसके बारे में डिटेल में स्टडी हमने किया है जब कार्बोकेटायन पढ़ रहे थे वहां। फिर भी एक बार कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हम बताए थे कि सबसे कम होता है मिथाइल कार्बोकेटायन स्टेबल, इससे ज्यादा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, इससे ज्यादा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और इससे भी ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यदि अल्काइल कार्बोकेटायन की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। अब चूंकि कार्बोकेटायन बनता है अल्काइल हैलाइड से, यहाँ जो कार्बोकेटायन बन रहा है वह अल्काइल हैलाइड से बन रहा है, तो ऑब्वियसली कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड के नेचर पे। तो यदि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो उससे जो कार्बोकेटायन बनेगा 3 डिग्री वह सबसे अधिक स्टेबल होगा। इसीलिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा है। तो SN1 रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हुआ मिथाइल हैलाइड से ज्यादा 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड से ज्यादा 2 डिग्री हैलाइड, और 2 डिग्री हैलाइड से ज्यादा 3 डिग्री हैलाइड। और जब कार्बोकेटायन हमने बता रहा था उसमें एक बात रीअरेंजमेंट का भी यूज किए थे हम, कि कार्बोकेटायन में जो है रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, मतलब एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में बदल सकता है। आगे एग्जांपल आएगा वैसा चैप्टर में तो हम लोग कंसीडर करेंगे। फिलहाल याद रखेंगे कि चूंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है और कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसीलिए SN1 रिएक्शन का जो प्रोडक्ट का नेचर है वो फिक्स्ड नहीं है, वह डिपेंड करेगा रिएक्शन कंडीशन पे या कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पे कि कैसा प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा। तो ये जो है SN1 रिएक्शन का डिस्कशन था। अब आगे हम लोग SN2 रिएक्शन को डिस्कस